अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। हम केमिकल स्पीशीज़ के मुतल्लिक बात कर रहे थे। केमिकल स्पीशीज़ में हमने आयन के मुतल्लिक डिस्कस किया। आयन के बाद हमने मॉलिक्यूलर आयन के मुतल्लिक पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स के मुतल्लिक। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन है कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम या एटम का ग्रुप जिस पर ताक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल। यहाँ पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मुराद अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद होगा? यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ना तो लोन पेयर होगा ना ही बॉन्ड पेयर होगा, बल्कि सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स जो हैं इनकी एग्जांपल हम पहले समझ लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है CH4 की। CH4 जो है ये फार्मूला है मीथेन का। मीथेन का ये फार्मूला है, ठीक है जी, कुदरती गैस का। अब CH4 जो है इसमें दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन है और दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है। कार्बन जो है इसकी टेट्रावेलेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ जो है हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है उसके पास उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये मिसाल के तौर पर इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए और अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इधर कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब कार्बन जो है वो क्या करती है कि 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है। ठीक है, यानी 4 हाइड्रोजन जो हैं उनके साथ ये अपना बॉन्ड जो है वो तश्कील देती है। किस तरह बॉन्ड बनाती है? देखिए, एक हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन जो हैं वो आकर इस हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और हर हाइड्रोजन जो है उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर। ये वो एक एक इलेक्ट्रॉन है जो इस हाइड्रोजन के पास है, इस हाइड्रोजन के पास भी, यानी कि तमाम हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती है और कार्बन जो है वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहती है। अब कार्बन ऑक्टेट कैसे मुकम्मल करेगी? जब वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी दूसरे के साथ शेयर कर लेगी। और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कैसे मुकम्मल करेगी? जब उसका एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बाद मबैन भी इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से बॉन्ड बन जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान शेयर हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इनके मबैन कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में क्या हुआ है कि कार्बन जो है उसने अपने चारों इलेक्ट्रॉन को दूसरे 4 हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करके अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया है? मुकम्मल कर लिया है। यानी कार्बन जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और हर हाइड्रोजन जो है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था। उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया और हर हाइड्रोजन जो है उसने भी अपना डुप्लेट क्या कर लिया? मुकम्मल कर लिया। ठीक है, अब फ्री रेडिकल जो है उसको बनाने के लिए क्या होगा? फ्री रेडिकल जो हैं वो हमेशा उस वक्त बनते हैं जब यानी कि एटम्स के मबैन एक बॉन्ड बना हुआ है, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तश्कील दिया गया है। उस मॉलिक्यूल में जैसे ये मॉलिक्यूल बन गया, अब ये CH4 का एक मॉलिक्यूल बन गया जिसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान भी एक एक इलेक्ट्रॉन का इश्तराक हुआ है। ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इधर भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह एक कार्बन जो है उसने 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, फ्री रेडिकल जो है इसको बनाने के लिए क्या होता है
होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है मॉलिक्यूल के एटम्स के मबैन, ठीक है। होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब क्या होता है? होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब ये होता है कि एक बॉन्ड जो बना हुआ है, ठीक है, उस बॉन्ड में जिन जिन एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब जब वो आप इलेक्ट्रॉन आपस में, मतलब उनके जो अपने अपने इलेक्ट्रॉन थे वो उन्होंने वापस ले लिए हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसको होमोलाइटिक ब्रेकेज कहा जाता है, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन भी कहा जाता है, ठीक है। अब होमोलाइटिक ब्रेकडाउन कैसे होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन उस वक्त होती है जब वो मॉलिक्यूल जो है वो लाइट जज्ब करता है, एनर्जी जज्ब करता है, या उसके ऊपर एक्स रेज अप्लाई की जाती हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अप्लाई की जाती हैं। तो यानी कि कोई भी सोर्स हो एनर्जी का, उस एनर्जी के सोर्स को इस्तेमाल में लाकर वो मॉलिक्यूल जो है उसके एटम्स के मबैन होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगी, और उस होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास क्या हासिल होंगे? फ्री रेडिकल्स। जैसे मिसाल के तौर पर इसी मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, CH4 को। आप देखें CH4 जो है ये कार्बन है और इसने चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हम इसको देख लेते हैं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इन्होंने कितने कितने इलेक्ट्रॉन का इश्तराक किया हुआ है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब जब इनके दरमियान होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगी, जब हम एनर्जी वगैरह अप्लाई करेंगे या ये मॉलिक्यूल लाइट वगैरह को जज्ब करेगा, तो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन का जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि हर एटम जो है उसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। अब कार्बन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये कार्बन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी। हाइड्रोजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगी? वापस ले लेगी। यानी कि ये जो इनके दरमियान बॉन्ड पेयर था, ये बॉन्ड पेयर जो है ये टूट जाएगा, अलग-अलग हो जाएगा, और ये किसी एक एटम की तरफ नहीं जाएगा। यानी ये बॉन्ड पेयर ना तो कार्बन की तरफ जाएगा ना ही हाइड्रोजन की तरफ जाएगा, बल्कि इस बॉन्ड पेयर में जो जिस जिस एटम के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। जब ऐसा होगा तो अब क्या होगा कि कार्बन जो है इसके 3 हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड जो है वो मौजूद है, जबकि जो चौथा बॉन्ड था वो टूट गया है। चौथा बॉन्ड टूटने की वजह से ये कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था वो इसके पास वापस आ गया है। इस तरह ये हाइड्रोजन थी, इस हाइड्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया हुआ था। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डॉट लगा देते हैं। ये अब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? वापस ले लिया है। अब ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, ये जो हमारे पास चीज़ बनी है, ये जो हमारे पास स्पीशीज़ बन रही है, इस स्पीशीज़ को हम क्या नाम देते हैं? फ्री रेडिकल का नाम देते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल जो है उसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर लें कि ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसमें ये कार्बन जो है इसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, जिस एटम के ऊपर मौजूद होगा उसे हम क्या नाम देंगे? फ्री रेडिकल का नाम देंगे। तो CH4 जो है इसकी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के नतीजे में सनलाइट या किसी भी सोर्स के ज़रिए, एनर्जी के किसी भी सोर्स के ज़रिए जब हमने CH4 जो है, मैथेन जो है, इसकी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन की, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना H3C और H, ठीक है जी। इनके ऊपर हम ये डॉट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल बने हैं और ये जो एटम हमारे पास बना है, ये क्या चीज़ है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो है इसके ऊपर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, और फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के ऊपर डॉट लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं H3C के ऊपर ये डॉट है, ये इसके अनपेयर इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है, और ये डॉट असल में किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? फ्री रेडिकल की नुमाइंदगी कर रहा है। इस तरह ये H है, हाइड्रोजन, इसके ऊपर भी डॉट मौजूद है, तो ये ज़ाहिर करता है इस हाइड्रोजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आफ्टर द होमोलाइटिक ब्रेकडाउन, ठीक है जी। और ये जो डॉट है ये किसको ज़ाहिर करता है? फ्री रेडिकल को ज़ाहिर करता है। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। उसके बाद सेम इसी तरह हमारे पास एक दूसरे एग्जांपल है क्लोरीन मॉलिक्यूल की। अब देखें क्लोरीन जो है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं। जब 2 क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। 2 क्लोरीन के एटम मिलेंगे, उससे क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब क्लोरीन जो है इसका अगर हम देखें एटॉमिक नंबर, तो वो हमारे पास 17 है, 17 एटॉमिक नंबर है, और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये फॉर एग्जांपल 2, 4, 6 और ये
ये 7 इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन के ऑक्टेट में, ठीक है, आखिरी शेल के अंदर। और ये जो क्लोरीन है इसके भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगी तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगी। और इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है कि अब चूँकि ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं मुकम्मल तौर पर, ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो इसका हल ये क्या निकालते हैं कि ये आपस में अपना ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाता है तो इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाता है, इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ पर ये 2 क्लोरीन जो हैं ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन के इश्तराक के बाद कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़कर क्लोरीन बना देते हैं। अब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या एक्स-रेज़ वगैरह हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा कि ये जो इनके दरमियान बॉन्ड है, इस बॉन्ड की होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। होमोलाइटिक ब्रेकडाउन में क्या होगा कि इन्होंने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी और ये वाली क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया है, ये वाला क्लोरीन इसके पास, सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास वापस आ गया है। अब दोनों क्लोरीन जो हैं उनके पास फिर से एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर मौजूद पाया गया है, ठीक है। अब ये जो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन हुई है क्लोरीन मॉलिक्यूल की, जो उनके दरमियान बॉन्ड था जिसकी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन हुई है, जब वो टूटा है तो इसके टूटने के नतीजे में ये जो क्लोरीन के 2 हमारे पास ये स्पीशीज़ बनी हैं, ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं ये क्या कहलाती हैं, फ्री रेडिकल कहलाती हैं, क्योंकि दोनों क्लोरीन जो हैं उनके पास अनपेयर यानी कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरह आप हाइड्रोजन की मिसाल भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन है हमारे पास H2 का एक मॉलिक्यूल। H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब 2 हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे। अब हर हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अपने डुप्लेट को मुकम्मल करने के लिए दोनों हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकती, मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती, तो ये क्या करती हैं कि आपस में अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेती हैं। एक इलेक्ट्रॉन के इश्तराक के बाद इनके माबैन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और एक मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल वजूद में आता है। अब जब इसी मॉलिक्यूल के ऊपर ये मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को जज़्ब करेगा, सनलाइट को जज़्ब करेगा, तो ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बना है एक इलेक्ट्रॉन के इश्तराक से इनके डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए, तो ये टूट जाएगा, इसकी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन होगी। दोनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि अब जब फ्री रेडिकल बन जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर CH4 के नतीजे में पढ़ा, या हम इसी क्लोरीन को देख लेते हैं। Cl2 जो है इसकी होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि जब इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल ने सनलाइट को जज़्ब किया, हीट को जज़्ब किया, तो इससे क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बने, ठीक है जी। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, अब देखें इसके पास ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। पहले इसका ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर था, ठीक है। जब इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये क्लोरीन जो है ये स्टेबल हो गई, क्योंकि अब ये दूसरी क्लोरीन के साथ जुड़ गई है, मॉलिक्यूल की हालत में आ गई, अब ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही ये फ्री रेडिकल में तब्दील होगी तो इसका ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास वापस आ जाएगा। अब जब इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ गया, अब ये अनपेयर है, अब इस क्लोरीन जो है इसका ऑक्टेट पहले मुकम्मल था, अब इसका ऑक्टेट दोबारा से क्या हो गया है, नामुकम्मल हो गया है। इस क्लोरीन की अब क्या ख्वाहिश होगी कि ये जल्द अज जल्द अपना ये इलेक्ट्रॉन जो है ये या तो किसी के साथ शेयर करे या तो किसी से अपना इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले। इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद या शेयर करने के बाद ये अपना ऑक्टेट जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। इसी कोशिश में, यानी अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने की कोशिश में, ये क्लोरीन जो है अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन गई है, बहुत ज़्यादा
रिएक्टिव बन गई है। जो भी मतलब इसके साथ कोई एटम इसके करीब से गुजरेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है या उसको इश्तराक की ज़रूरत है, तो ये फौरी तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगी, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ, या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर फौरी तौर पर दोबारा जो है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल की शक्ल में आने की कोशिश करेगी। इसलिए प्यारे बच्चों, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका ये इलेक्ट्रॉन जो होमोलाइटिक ब्रेकडाउन के बाद आज़ाद हो गया है, ठीक है, और इनका ऑक्टेट जो है वो दोबारा से इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल है, अपने उस ऑक्टेट को मुकम्मल करने की कोशिश में ये दोबारा से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, रिएक्टिव हो जाती। नेक्स्ट हमारे पास है आयंस और फ्री रेडिकल में फ़र्क, डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि एटम्स, आयंस के जो एटम्स होते हैं, ठीक है जी, ये आयंस वो एटम्स हैं विच बेयर सम चार्ज, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो आयन जो हैं वो चार्ज के हामिल होते हैं, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव। जबकि फ्री रेडिकल जो हैं ये वो एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर ताक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ताक इलेक्ट्रॉन से मुराद अनपेयर इलेक्ट्रॉन मीन सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास पॉइंट है कि आयंस कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टल लेटिस, के आयंस जो होते हैं वो सोल्यूशन की फॉर्म में भी रह सकते हैं और क्रिस्टल लेटिस मीन एक रेगुलर पैटर्न की शक्ल में भी अपने वजूद को बरकरार रख सकते हैं। यानी कि इनकी जो प्रेजेंस है, इनका जो वकू है वो सोल्यूशन की हालत में भी है, सोल्यूशन की हालत में भी ये मौजूद हैं, और एक रेगुलर पैटर्न यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में, एक ठोस बाकायदा शक्ल के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये सोल्यूशन की हालत में एग्जिस्ट करते हैं और एयर में। और हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि आयंस जो है इनकी फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर लाइट जो है वो कोई इफेक्ट नहीं करती। फॉर्मेशन, आयंस फॉर्मेशन नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की मौजूदगी, रोशनी की मौजूदगी आयंस के बनने के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बनते उस वक्त हैं जब लाइट मौजूद होती है, यानी कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।